नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। लगातार आप इस चैनल को देख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके के आपके कमेंट्स आ रहे हैं और मैं यही चाहूँगी कि मेरे चैनल को लगातार आपका सपोर्ट मिले। आप सपोर्ट सिर्फ़ इस बात का कि आप चैनल देखें, चैनल और लोगों को बोलें कि सब्सक्राइब करें। और जिस तरीके से, जिस मुखरता से मैं अपने इश्यूज़ को उठाती हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ कि इसी मुखरता से अ इन इश्यूज को मैं उठाती रहूंगी। और आज जिस इशू के बारे में बात करना है वो देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की टॉप लीडिंग स्टोरी है और वो खबर है कि फायर एट दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हाउस लीड्स टू अ रिकवरी ऑफ कैश फाइल। 50 करोड़ रुपए नगद कैश एक हाई कोर्ट के जज से के घर से बरामद हुए हैं। उनके घर में आग लग गई थी। आग लगने पर जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज है वो घर पर मौजूद नहीं थे, उनका परिवार मौजूद था। ये जस्टिस यशवंत वर्मा की तस्वीर है स्क्रीन पर। इन्हीं के घर से 50 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से 50 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक अनअकाउंटेड कैश है, एक ऐसा कैश जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मजे की बात यह कि जब उनके घर में आग लगी तो अभी ये भी नहीं पता कि हो सकता है कितने करोड़ जल गए हों, अभी इसकी हमें पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो सबसे दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान तो लिया, लेकिन संज्ञान लेने के बाद जब कोलिजियम बैठी तो आम सहमति किस बात पर बनी कि उनको जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस उनके पेरेंट हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेज दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रफा दफा कर रहा है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट बचाने की कोशिश कर रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा को, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के 5 या 6 साल बस बचे थे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको बचाने में लगा हुआ है? तीसरा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको बचाने में लगा हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को इस बात का एहसास है कि क्या ये न्यायपालिका का एक नॉर्म है? क्या न्यायपालिका में ऐसा हो रहा है? मैं खाली एक सवाल रेज कर रही हूं जो सबके मन में आएगा। ये बिल्कुल इसको कदापि ये ना समझा जाए कि मैं पूरे न्यायपालिका को टेंटेड मान रही हूं और मैं ये कह रही हूं कि हर एक जज घूस लेता है। लेकिन क्या ये सवाल आज लोगों के मन में नहीं आएगा? और दूसरा जो अगला सवाल है कि जब इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को भेजा जाएगा तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक डंपिंग ग्राउंड है? क्या वहां के वकील इसको लेकर आफत नहीं मचाएंगे? क्या वो इतने आसानी से जस्टिस यशवंत वर्मा को आने देंगे? सबसे बड़ा ये सवाल है। तो मैंने सोचा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कृष्ण रॉय से इस पर बात की जाए। कमल कृष्ण रॉय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। और मेरा पहला सवाल यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की ये जो खबर आज आई है इसने तहलका मचा दिया है कि आखिर न्यायपालिका में हो क्या रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम केवल और केवल ट्रांसफर करती है तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हमें सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि ट्रांसफर मात्र से क्या बात बन जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट बचाने में लगा है यशवंत वर्मा को? जी नीलू जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आपका चैनल हम सबका चैनल है जनगणमन, और उसका नाम ही सार्थक हो रहा है क्योंकि वो जनगण के मन का आईना बन चुका है। और आप वही कहती हैं जो कबीर ने कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। लिखा लिखा पढ़ा पढ़ाया आप कुछ नहीं बताती हैं। जो आप चारों तरफ दिख रहा है, जो कटु सच्चाई है, जो नग्न सच्चाई है, उसको एक एक समीक्षा के साथ, विश्लेषण के साथ आप प्रस्तुत करती हैं। इसलिए जनगणमन लोगों के दिलों के बहुत करीब जा पहुंचा, और बहुत कम समय में। तो आने वाले दिन तो इसके कामयाबी के कितनी मंजिलें छुएगी, इसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आपने बिल्कुल बिजली का जो करंट का वाला तार होता है उस पे हाथ रख दिया है। हिंदुस्तान में अखबारों में कहीं इलाहाबाद के किसी अखबार में एक लाइन भी नहीं छपी है। सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए तो हाईकोर्ट के आज वकील साहब लोग बता रहे थे कि ये जो मेन मीडिया है, मोदी मीडिया जो भी कहिए, इसमें खबर नहीं चल रही थी आज सुबह तक। तो सब डरे हुए हैं, उसमें आप जगी हुई है, सब सोए हुए हैं और आप जगी हुई है। इस बात का प्रमाण है कि पत्रकारिता में अभी भी दम खम है, अभी भी साहस है, अभी भी चुनौती लेने की इच्छा शक्ति बची हुई है। ये करप्शन, जुडिशियल करप्शन का मसला जो है, ये पिछले 8-10 साल से इस कदर बढ़ गया और इतना पोलिटिसाइज्ड हो गया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जज, उसने 14 मामलों में
सीबीआई इंक्वायरी ममता बनर्जी के खिलाफ किया और इस्तीफा देने के कहा कि हम तो एज ए जज आरएसएस के और भाजपा के संपर्क में रहते थे और उसने इस्तीफा देकर वो आ गया मैदान में। आजकल लोकसभा में बैठा हुआ और मारपीट अभी उसने किया। एक छोटी सी कमेटी जो थी पीएसी थी उसमें हाथापाई किया सांसदों के साथ, गाली गलौज किया और बहुत सारे उदाहरण हैं। मेडिकल कॉलेज के रिश्वत के मामले में जस्टिस कुद्दूसी जेल गए, जस्टिस शुक्ला अपने रिटायरमेंट होने तक काम से विरत रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कौन सा विवेक खत्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे टेंटेड जज को जिसके घर में 50 करोड़ नकदी जली हुई पड़ी है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता हो 5,000 करोड़ या हो सकता हो 500 करोड़ रुपए अन्य जगहों पर अन्य स्रोतों में इसके होंगे, विदेशों में होंगे, क्योंकि ऑफिशियल रेजिडेंस में तो कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है कि इतनी भारी रकम रखेगा। कोई शॉर्ट पीरियड के लिए आया होगा, पैसा कहीं भेजा जाना होगा, इसी बीच ये दुर्घटना घट गई। तो इनको आप दिल्ली में ही रखिए ना, इनको हाई कोर्ट में भी न जाने दीजिए। इनको आप कहिए कि आप बगले में रहिए, आप कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे और वेट करिए, हम अगला क्या करते हैं, हम इन हाउस इंक्वायरी करेंगे, हम आपको नोटिस देंगे, हम आपके नोटिस के आधार पे फिर आपको इस्तीफा के लिए कहेंगे, नहीं होगा तो हम पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखेंगे कि इनको जो है आप निकालिए अनुच्छेद 124 या जो भी प्रावधान है संविधान का, इसमें इनका इम्पीचमेंट करिए। और ये तो ऐसा मामला है कि इसमें सारी पार्टियां एक मंच पर दिखाई पड़ेंगी कि इनका इम्पीचमेंट हो जाना चाहिए। तो क्या सारी गंदगी बटोरने की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट है? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट डंपिंग ग्राउंड है? नगर आपने पालिका का इम्पीचमेंट की बात कूड़ा तो इलाहाबाद में नहीं फेंका जाता है, तो जुडिशरी का कूड़ा तो हाईकोर्ट में फेंका जाएगा। बिल्कुल। जी आपने अभी जी इम्पीचमेंट की बात की। मैं मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के, मैं उनकी आपको साउंड बाइट सुनाना चाहती हूँ। अगर वो साउंड बाइट रेडी है तो आप उसको प्ले कर दे और उनका क्या मानना है। और सारी विपक्षी दल भी इस इशू को बहुत मुखरता से उठा रहे हैं। आइए सुनते हैं मनोज झा ने क्या कहा। कॉलेजियम की मीटिंग होके उनको ट्रांसफर कर दिया गया। रिकमेंडेशन किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर अनअकाउंटेड कैश मिला है तो ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं है ना, संदेश तो अच्छा नहीं जाता है ना। इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहाँ से आया? अब तो उनके सारे जजमेंट देखने होंगे अगर उस कैश के पीछे सच्चाई है। कहीं जजमेंट से तो उसका ताल्लुक नहीं है। ये बहुत चिंताजनक परिस्थिति है। तो आपने देखा कि मनोज झा ने कहा कि जजमेंट ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं है और अब उनके जजमेंट्स को रिव्यू करने का समय है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ रॉय साहब कि सुप्रीम कोर्ट को कायदे से इस समय क्या करना चाहिए। मैं कुछ बहुत पिन पॉइंटेड सवाल करूंगी और बहुत ही कड़े सवाल इस समय रेज करने की जरूरत है और बहुत लंबा इस कार्यक्रम को मैं नहीं करना चाहती हूँ, ताकि लोग सुने उस छोटे ही पल में कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। जी रॉय साहब। सुप्रीम कोर्ट को तो पहले यह सोच लेना चाहिए कि यशवंत वर्मा भारत का एक आम नागरिक है और किसी आम नागरिक के घर में अगर 5 करोड़ बरामद हो जाए अनअकाउंटेड, तो उसके साथ कौन सा कानून क्या कार्रवाई करेगी। उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दे, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करावे, ईडी उनके घर पहुंच जाए या ईडी उनको अपने ऑफिस बुला ले और उनका 48 घंटा और 36 घंटा राहुल गांधी की ग्रिलिंग हो सकती है। लालू यादव जी इस समय इतने जर्जर अवस्था में स्वास्थ्य के और उनको बुलाने में की बेशर्मी से बाज नहीं आ रही है, तो यशवंत वर्मा को भी बड़े गोरे चिट्टे लाल गुलाबी चेहरा उनका, उनको बुला ले, उनसे सवाल जवाब करे और उसके आधार पे उनको हिरासत में लेके जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दे। पहला काम तो मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करे, सुप्रीम कोर्ट को आज पूरे विश्व की जुडिशरी जो हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दुनिया के सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से दुनिया के सारे न्यायपालिका और न्यायविद है, वो सब बहुत उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट को देख रही है कि एक यूनिक केस से एक अभूतपूर्व संकट के उल्का पिंड से भारत की न्यायपालिका टकरा गई है, तो इसका कैसे समाधान हमारा जुडिशरी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हल्का काम किया और एक तरह से इलाहाबाद के इमेज को उन्होंने फंसा दिया कि ये करप्ट जज इलाहाबाद से ही आया था
तो करप्ट करप्ट जजों के लिए सुटेबल जगह है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये बहुत मैसेज दिया इस सुप्रीम कोर्ट के इस हरकत पे हमारे बार एसोसिएशन को बिल्कुल एक्शन में आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम इसके ओथ का बहिष्कार करते, इसका तो होने ही नहीं देंगे। यूपी नहीं, बार तो क्या काउंसिल को कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की आपको सीमा में इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इलाहाबाद का बार एसोसिएशन इनको रोकेगा, जस्टिस यशवंत वर्मा को अंदर इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अंदर नहीं आने देगा? हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने अभी 2-3 दिनों में एक जज के मनमानी अविवेकपूर्ण फैसलों मतलब व्यवहार के खिलाफ 3 दिन का बड़ी स्ट्राइक की थी और उन्होंने जजों के ट्रांसफर तक की बात उठाई थी। तो अगर उस परंपरा का जरा भी स्मरण होगा, और मैंने हमारे बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पर हमारा भरोसा भी है कि वो लोग इसको बिल्कुल एक रूटीन ट्रांसफर नहीं समझेंगे और ये समझेंगे कि इस अगर ये हमने इसको गोद में रख लिया, अगर इस बदनामी के दाग को हमने शरीर पे लगा लिया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो इतनी लंबी परंपरा, इतनी लंबी विरासत है, जहाँ पे मदन मोहन मालवीय, जहाँ पुरुषोत्तम दास टंडन, जहाँ मोतीलाल नेहरू जैसे, जहाँ काटजू सप्रू, पता नहीं कितने बड़े बड़े जूरिस्ट थे जिन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में जाकर संविधान लिखा। जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सबसे ज्यादा लोग इलाहाबाद के हाई कोर्ट से थे। तो उस पूरी विरासत के ऊपर जो दाग लगने जा रही है, हमारे हाई कोर्ट के लिए जिम्मेदारी है, यूपी बार काउंसिल के लिए भी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश कोई आखेट स्थल नहीं है। यहाँ पर इस तरह के हंटिंग ग्राउंड नहीं है कि सारे करप्ट लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रांगण में उनको स्थान मिले और सम्मान मिले। हम ईमानदार जज चाहते हैं, हम पारदर्शी जज चाहते हैं और हमारे हाई कोर्ट में ऐसे जजों की कमी नहीं है। और जो ईमानदार नहीं है या जो किसी राजनीतिक दल और किसी सत्ता और सरकार की तरफ मुंह देखते हैं, उनको भी हमारी बार जानती है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें कि इस गलती का करेक्शन बार को करना चाहिए। सीजीआई ने जो एक्शन लिया है, अगर आज बार खड़ी हो जाए तो सीजीआई को अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। सीजीआई को इस बात का तो एहसास हो कि उसकी देखरेख में इतने भ्रष्ट जज पैदा हो गए हैं कि कोई उनको लेना नहीं चाह रहा, कोई उनको देखना नहीं चाह रहा, कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो हमारे हाई कोर्ट में आए। 50 करोड़ तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो अभी 2 महीने पहले खबर छपी थी कि किसी वो जो ये चीनी वाले जो फैक्ट्रियां होती हैं, शुगर केन के जो पूरी लॉबी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी इनका नाम चल रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की इसकी खबर थी, आपसे हमने चर्चा भी किया था, आपने ही कहा था, इस चीज को सामने लाया था। तो ये सिर्फ 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये टॉप 3 जजेस में थे सीनियरिटी में, मतलब कि कोलेजियम के हिस्सा थे, तो कोलेजियम के हिस्सा थे तो इनको जज बनाने का भी अख्तियार था। और जिस तरह की लॉबिंग दिल्ली जैसे शहरों में काम करती है, उसमें 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं। एक जज के लिए वो 100 करोड़ रुपए की कीमत लगा सकते हैं अगर उसका नाम कोलेजियम से आगे बढ़ने की कोई जिम्मेदारी ले ली। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अगर वो सीनियर जज थे तो कौन से ज्यूरिडिक्शन में बैठते थे, जो वो डिवीजन बेंच के लेवल के जज थे। तो डिवीजन बेंच हमेशा इंपॉर्टेंट सवालों पर सुनता है। डिवीजन बेंच के खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो पिछले 2-3 साल का उनका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि किस तरह के मामलों को देखते। तो हो सकता है वो कारपोरेट के मामलों को, कंपनी के मामलों को, टैक्स के मामले को देखते रहो, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का हजारों करोड़ का वारा न्यारा होता हो। क्योंकि इनके बारे में एक बहुत बड़ी बदनामी है, उसके लिए सबूत भी मिल जाएंगे कि इलाहाबाद में जज रहते ये जमीन का काम करते थे और इनकी टकराहट सांसद अतीक अहमद से हुई थी। अतीक अहमद को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि ये उस बेंच के हिस्सा थे जिस बेंच ने अतीक अहमद की गिरफ्तारी और उनके सारे मुकदमे को खोलने और उनके जमानत को रद्द करने का काम किया था। ही वॉज द जूनियर जज विद चीफ जस्टिस भोसले। लेकिन आप मुझे ये बताइए रॉय साहब कि आज तक आपको न्यायपालिका में, हमने ब्यूरोक्रेट्स के घर में देखा, नेताओं के घर में इतना करोड़ों रुपए मिलते हुए देखा, नोटों की गिनने की मशीन देखी, लेकिन आज तक आपने अपने इतिहास में या अपनी याददाश्त में आपको कभी याद है कि किसी भी जज के घर से, वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज के, सॉरी मतलब हाईकोर्ट का किसी जज के घर से इतना ज्यादा कैश मिला हो?
और अभी तो ये कैश की रकम कई लोग ये कह रहे हैं कि और ज्यादा होगी, पर क्या पता कितनी नोटें जल गई हो, क्या पता ये कई नोटें उन्होंने कहीं और रखी हो। ये तो 50 50 करोड़ देखिए, मिल गया। 50 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कह दिया टिप है आइसबर्ग का। 50 करोड़, पता नहीं कितने 50 करोड़ इन्होंने कहीं कहां कहां रखा होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तुरंत इनको पुलिस हिरासत में लिया जाए, हाई लेवल के इनका इनसे पूछताछ होनी चाहिए। और जज तो मैडम बहुत सरल और सादगी भरा जीवन जीता है। रिटायर्ड जज अपने पेंशन के भरोसे, चूंकि सरकार ने उनके इलाज की सुविधा दिया, उसके भरोसे अपना जीवन काटता। जज के जीवन में न कोई विलासिता है न कोई वैभव है। ज्यादातर जजों को आप उसी स्थिति में देखेंगे, कुछ अपने वकालत से एक धन अर्जित कर लेते हैं तो उनका उनका जीवन स्तर कुछ बेहतर लगता है। बाकी तो उनको जो सुविधाएं मिलती है एज रिटायर्ड जज, उसी के जरिए वो समाज में सम्मान के साथ और बहुत मर्यादा के साथ और बहुत सारे अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के जीते हैं। जज उस तरह से जीवन नहीं जीते हैं जैसे रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और पद से उतरे हुए मंत्री और राज्यपाल जीते हैं। जज का करप्शन तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया के इतिहास में पाकिस्तान में भी इस तरह के लुटेरे जज आपको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान के जुडिशरी ने करप्शन के खिलाफ बड़ी फाइट की है। अब और सुप्रीम कोर्ट की बार ने भी फाइट किया है। ये चुनौती जो है ये पूरे साउथ एशिया के सारे उसमें है, क्योंकि इन लोगों ने, आप नेपाल की जुडिशरी ने काठमांडू में लोकतंत्र के पक्ष में और संविधान बनाने के पक्ष में हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है। राजशाही के खिलाफ लोकशाही स्थापना करने में नेपाल की जुडिशरी की भूमिका जो एकदम फ्रीडम फाइटर वाली है। आपके आपके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जो गुरिल्ला लड़के लोग थे, जो नेशनल मंडेला के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, जेलों में थे, वो अब अफ्रीकन नेशनल कोर्ट के जज हुए थे। जस्टिस जकरिया के साथ मैंने भारत में यात्राएं की थी। वो ब्लाइंड पर्सन थे और ही वाज ए फ्रीडम फाइटर फॉर अफ्रीकन नेशनल, क्या जो नेशनल मंडेला की पार्टी थी। और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के वहां जज हुए। सच ए फंटास्टिक फाइन जज। तो जजेस का तो एक सोशल बैकग्राउंड होता है। यहाँ जस्टिस रामभूषण मेहरोत्रा, जस्टिस प्रेम शंकर गुप्ता जी, इन लोगों का एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि था। लेकिन ये लेकिन लोग सर जेलों मुझे से हो गए। बताइए। हमारे जस्टिस माथुर साहब, जस्टिस हाँ, माथुर जो अब जस्टिस थे, वो जोधपुर में वकीलों के और मजदूरों के आंदोलन में जेल रहे। ये यशवंत वर्मा, तो ये सब तो कारपोरेट जीवन जीने वाले लोग थे। ये 5 स्टार कल्चर के एलिट परिवारों से थे। और जब तक इनके दिमाग में ये नहीं रहेगा, ये रहेगा कि बंगलों में ही जज पैदा होंगे, जज के पेट से जज पैदा होंगे, अमीरों के घर जज पैदा होंगे। और जब तक इस देश का लेकिन संसद रॉय साहब, अब इस कैश रिकवरी के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या हाई कोर्ट्स में और बार एसोसिएशन में अब एक विद्रोह की स्थिति पैदा होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वकील भी फ्रस्ट्रेट होंगे इसको देखकर, लिटिगेंट्स जो याचिका करता है वो फ्रस्ट्रेट होंगे। क्या हाई कोर्ट्स में और बार एसोसिएशन जो देश की हैं, अब क्या वो इस मैटर को बढ़ चढ़ के उठाएंगी? आपको लगता है एक विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? अगर विद्रोह जैसी स्थिति नहीं पैदा हुई है तो यह कहा जाएगा कि हमारे बार एसोसिएशन बिके हुए हैं, हमारे बार एसोसिएशन जजों की दलाली करते हैं, हमारे बार एसोसिएशन अपनी वकालत चलाने के लिए बार के विभिन्न पदों की खरीद फरोख्त करते हैं। वकीलों की तो यह हालत हुई मैडम, और आज भी है, कि लॉकडाउन के समय भुखमरी आ गई। हमको याद है कि हम लोग जब एक कैंपेन चलाए थे इलाहाबाद में, गरीब बस्तियों में अनाज बांट रहे थे, दवाइयां बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, तो बहुत सारे वकील आकर अनाज ले जाते थे। और बार काउंसिल ऑफ बिहार का तो ये रिकॉर्ड है बार काउंसिल का कि 30% लोगों ने वकालत छोड़ दिया और वकालत फिर करने दोबारा नहीं आए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिन वकीलों के पास गांव में घर था, थोड़ी भी खेती बाड़ी थी, सब इलाहाबाद से चले गए। न फीस मिल रहा था, न केस मिल रहा था। एक साल का उसका असर आज भी है। आज ये 100 दिन तक यहाँ पर जो हुआ है कुंभ, महाकुंभ का जो वैभव देखा गया, सबसे ज्यादा नुकसान हम पैसे के स्तर पर किया जाए तो वकीलों का बिना मुकदमे के उन्होंने इतने दिन बिताए और इतने श्रद्धालुओं की सेवा किया, घाट लोगों को पहुंचाते रहे। तो वकील तो ये सोच रहा है कि हम भूखे मर रहे हैं, वकील सोच रहा है कि अब दूध वाले का बकाया है, अखबार वाले का बकाया है, ट्यूशन वाले का बकाया है, मकान का किराया बकाया है, बिजली का बिल नहीं जमा है, और हमारा जज साला जो है, हमारा जज 50-50 करोड़ रुपया घर में रखे हुए। लेकिन आज ये न्यायपालिका क्लास स्ट्रगल की स्थिति है।
रॉय साहब, आज न्यायपालिका की दुनिया में कितना बड़ा तहलका मचा है इस खबर के बाद। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 50 करोड़ रुपए मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या आज वाकई में न्यायपालिका की छवि बिल्कुल तार-तार तो हो ही चुकी है, कई बार हम लोग ये बात बोल चुके हैं, लेकिन मैडम कितना बड़ा तहलका मचाया है मैं न्यायपालिका के? इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंच तक था और इतनी शर्मिंदगी वो मैंने वकीलों में देखी। वकीलों को लग रहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का माथा नीचा कर दिया। जो आदमी यहाँ वकील था, यहीं से जज हुआ, जिसके परिवार के लोगों को लोग जुडिशरी में काफी नामी गिरामी लोग हैं ये लोग, और कहा कि इलाहाबाद की प्रतिष्ठा धूमिल कर दिया इसने जो है, और इलाहाबाद की जुडिशरी की प्रतिष्ठा धूमिल कर दिया। और ये बहुत ही दुखद बात है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूपी बार काउंसिल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण यह समय है कि वो हमारी प्रतिष्ठा को कैसे वापस दिलाए, कैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को सूचना दे कि हम इस आदमी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए जज स्वीकार नहीं करते, इसको आने नहीं देंगे, इसके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। ये जस्टिस जेएमएल सिन्हा का हाई कोर्ट है, ये यहाँ पर यशवंत वर्मा के लिए कोई जगह नहीं है। आपने कहा कि आवाज नहीं, आपने कहा यशवंत वर्मा के लिए कोई जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आज सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जिस तरीके का फैसला लिया है, क्या उससे भी माथा शर्म से नीचे नहीं झुकता? आज ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने में लगा है, केवल ट्रांसफर से क्या होगा? देखिए एक एक कहावत है ना कि गुस्से को जो है डाइवर्ट के जो कुकर जो करता है क्या कि गैस के दबाव को बाहर कर देता है और कुकर को फटने से बचा लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया है कि स्थितियों को विस्फोटक होने के पहले कुछ कुछ एक कॉस्मेटिक सर्जरी कर दें, तो उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी गलती करेगा, और एक नहीं सुना, 5 जजेस थे, 3 जजेस तो कॉलेज वहां शायद 5 जजेस की कॉलेजियम है, या 2 हाई कोर्ट से जुड़े वकीलों को बैठाया जाता है इलाहाबाद के, जो पेरेंट हाई कोर्ट है यशवंत वर्मा का। तो ये पांचों लोगों ने, क्योंकि सुबह ही हमने पढ़ लिया था कि कॉलेजियम जो बैठी थी, इमरजेंट मीटिंग थी, उसमें कुछ लोगों का कहना था कि ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, इसको हटाने के बारे में कुछ कार्रवाई शुरू करिए। ये सारे हमने सोशल मीडिया में जो गूगल से हमने देखा, एक भाई का फोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, जरा देखिए। तो मुझे तो उस जज को सलाम करना है जिसने कहा है कि इसका ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो सीजीआई के दिल में क्यों क्यों इतनी ममता कहाँ से उमड़ पड़ी, कैसी हमदर्दी इस बात की। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए केवल ये बताना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम जब बैठी थी इस मसले को लेकर, तो उसमें एक जज थे जिन्होंने ये कहा कि केवल हम ट्रांसफर कर देंगे तो हमारी छवि पर धब्बा लगेगा, इसलिए इन हाउस इंक्वायरी हो, और अगर उनसे बोला जाए कि वो इस्तीफा दे, अगर वो तब भी इस्तीफा नहीं देते तो फिर उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई होनी चाहिए, ये उस पर्टिकुलर जज ने कोलिजियम के कहा था। अंतिम कमेंट आपका रॉय साहब जी। और इसीलिए देखिए, अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती या हिरासत में ले लिए जाते, इनको हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो, जो प्रक्रिया में समय लगेगा, शुरुआत अपना मंशा प्रकट कर देती सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत सारे लोग जिनके दिल में होता है कि अब जजी अब 6 महीना बची है, 3 महीना बची है, अब कुछ नोट पकड़ लिया जाए, कुछ जजमेंट दे दिया जाए, तो उनकी रूह कांप जाती है। वो जान जाते कि हमारी कब्र खोद कर हमारी हड्डी से वो पैसा बरामद कर लेगी ये सुप्रीम कोर्ट, हमारे चीफ जस्टिस जो है। तो ये तो करप्शन को बढ़ावा दिया। जैसे जस्टिस राम मनोहर मिश्रा ने कहा कि छाती छूना और नाड़ा तोड़ना जो है, ये छेड़छाड़ बलात्कार नहीं है, तो इस जजमेंट के बाद तो इस तरह की घटनाएं बढ़ भी सकती हैं। भाई हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसी तरह से ये जो एक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इससे बेईमानी की तरफ झुके हुए जजों का मनोबल बढ़ सकता है, उनके अंदर का भय कम हो सकता है, खत्म हो सकता है, और करप्शन को रोकने का यह कोई उपाय नहीं है, यह कोई कारगर उपाय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज अगेन फेल्ड। सुप्रीम कोर्ट अपने को असफल सिद्ध किया है। ये बहुत गंभीर ऑपरेशन टेबल पर न्यायपालिका पहुंच गई है। इससे ज्यादा बदनामी
और आप क्या समझ रहे हैं कि केवल यूपी और इंडिया में बहस, सारे एशिया में बहस चल रही होगी क्या क्या हो गया है भारत के न्यायपालिका को। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।